हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनीता सिन्हा और आप सब देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता सिन्हास हिंदी क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कारण यह था कि इधर तो कुछ फेस्टिवल था, दशहरा था, दिवाली, छठ। हम लोग के यहाँ बिहार में छठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये महापर्व भी कहलाता है। और उसके बाद मेरे इस फिंगर में एक्सेस ग्रोथ ऑफ मसल्स हो गया था, जिसका कि ऑपरेशन कराए। पुराने वीडियो में देखते होंगे कि यहाँ से एक उठा हुआ था, तो इसका ऑपरेशन करा लिए। ये भी अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों का जो कमेंट्स हम पढ़ रहे थे तो लग रहा था कि कब आप लोग का कंफ्यूजन हम दूर करें। खैर, जाने दीजिए। आप लोग का ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है सवाल आपके जवाब हमारे। आप लोग का जो सवाल है उसको एक एक कर कर हम उसका जवाब देंगे, आप लोग के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। पहला हम ले रहे हैं ब्रिजेश अरोड़ा जी का, जो ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं बता सके कि चांद में अनुनासिक और चंद में अनुस्वार क्यों लगा है, जबकि दोनों की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। चांद के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है और चंद्र के ऊपर भी कोई मात्रा नहीं है। फिर ऐसा क्यों कि यहाँ चंद्र बिंदु लगा है और यहाँ बिंदु लगा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम कई वीडियो में, हमको लगता है अनुस्वार और अनुनासिक पे 3-4 वीडियो हम बना चुके हैं। तो ये तो हम सही बोले हैं कि शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा नहीं होता है तब वहां चंद्र बिंदु लगाते हैं। लेकिन उनको कंफ्यूजन हो गया कि मात्रा तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ अनुस्वार क्यों लगाए हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। सबसे पहले जब हम किसी शब्द को उच्चारण करते हैं, उच्चारित करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। पहला अगर ले ले तो पहला हो गया निर्नुनासिक, नासिक। दूसरा है अनुस्वार और तीसरा अनुनासिक। किसी भी शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं तो 3 प्रकार से करते हैं, निर्नुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक। निर्नुनासिक, निर का अर्थ होता है बिना, बिना बोले या रहित बोले। नासिक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है नाक। यानी जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो जब हम बिना नाक के प्रयोग किए हुए उसको उच्चारित करते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तब वैसे शब्द को कहते हैं निर्नुनासिक। निर यानी बिना नाक के, बिना नाक की सहायता के हम जब उच्चारण करते हैं जिस शब्द का, तो वो कहलाता है निर्नुनासिक। जैसे नाक, जैसे कि बिना, आओ, जाओ, घर, इस सब में नाक का प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे शब्द का उच्चारण हम लोग कहते हैं निर्नुनासिक शब्द है। यानी ऐसे शब्दों में हम नाक का प्रयोग, नाक की सहायता नहीं लेते हैं। दूसरा है अनुस्वार। अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ होता है पीछे बोले या फिर बाद बोले, है ना। जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है या मेरे बाद कोई खड़ा है, तो अनु का अर्थ होता है पीछे बोले या बाद में बोले। स्वर यानी यहाँ स्वर जो लिखा हुआ है अनुस्वार, ये हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, वर्ण आप लोग को मालूम है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण में 11 वर्ण है, अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अं और अ। तो ये 11 है। तो ये जो अनुस्वार यानी
स्वर के बाद, यानी इसका जो चिन्ह है ये क्या है, ये तो बिना ना के सहायता से लिए जाते, इसको किसी भी की सहायता नहीं लेना है, तो ऐसे को कहेंगे निम्नासिक। लेकिन अनुस्वार का जो चिन्ह है वो है शिरोरेखा के ऊपर में बिंदु। तो जब हम किसी शब्द का उच्चारण जब हम नाक की सहायता से करते हैं, यानी कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण मुंह से करते हैं, तो उसका जो शब्द के उच्चारण जो हम शुरू करते हैं वो नाक से करते हैं, लेकिन नाक से आवाज निकालते नहीं हैं, आवाज वहीं से लेते हैं, लेकिन वो मुंह के थ्रू नहीं निकालते हैं। तो वैसे शब्द को कहते हैं अनुस्वार, यानी स्वर के बाद आने वाला शब्द। जैसे कि कौन सा शब्द हो गया, जैसे मान लो अंदर या सुंदर। अब अ है, अ के बाद ही अनुस्वार लग रहा है। यहाँ स है, स के बाद क्या है, उ। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो क्या लिखेंगे, स, छोटी उ है, उसके बाद अनुस्वार। ठीक है, इस तरह से करेंगे। ये क्या हो गया, अनुस्वार लगा हुआ है, कब लगा है, स्वर के बाद, इसलिए इसका नाम दिया हुआ है अनुस्वार। ये जब भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं तो स्वर के बाद करते हैं, स्वर के बाद प्रयोग होने के कारण इसका नाम दिया गया है अनुस्वार, और इसका चिन्ह है बिंदु। तीसरा है अनुनासिक। अनु यानी जानी गए, ओ अनु यानी पीछे, मालूम है, नासिक यानी नाक। यानी जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो पहले मुंह से और फिर उसके पीछे पीछे नाक से भी उसका उच्चारण होता है। इसका जो चिन्ह है वो है शिरोरेखा के ऊपर में चंद्र बिंदु। जैसे इन्होंने लिखा चांद। अब चांद का उच्चारण करके हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, चा, आ, जा पहले मुंह से निकाले, फिर उसके बाद नाक से निकाले आ, तो दोनों से ध्वनि निकल रहा है, मुंह और नाक दोनों से, पहले मुंह से फिर पीछे पीछे नाक से भी उसकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अनुनासिक। इसका नाम पड़ा है अनुस्वार कि इसका प्रयोग हम लोग हमेशा इसका उच्चारण स्वर के बाद ही करते हैं। इसका उच्चारण नाक से शुरू होता है लेकिन मुंह से ही इसका फिर ध्वनि निकलता है। अनुनासिक में क्या है, पहले हम मुंह से ध्वनि निकालते हैं, साथ ही साथ पीछे पीछे नाक से भी ध्वनि निकालते हैं। जैसे आंगन, अ में आ, ग, न, आंगन। तो ये अब हम जान लिए कि ये हो गया अनुस्वार और ये हो गया अनुनासिक। अब जैसा इन्होंने कहा कि इसमें शिरोरेखा के ऊपर में जो हम बोले थे कि कोई भी शिरोरेखा के ऊपर में किसी भी प्रकार की अगर मात्रा लगा होगा, जैसे कि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ नहीं होगा, री भी नहीं होगा, फिर ए, ओ, औ। अगर शिरोरेखा के ऊपर में कोई भी मात्रा लगा होगा तो वहां हम लोग अनुनासिक का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके बाद उतना पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिलता है कि इसके साथ साथ हम यहाँ चंद्र बिंदु भी लगाएं। इसलिए क्या किया जाता है कि इस चंद्र बिंदु का जो ये है रेखा, चंद्रमा के समान आकार का जो रेखा है उसको हटा देते हैं और सिर्फ बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे कि नहीं, यहाँ चंद्र बिंदु है, में, यहाँ यहाँ भी अनुस्वार लगा हुआ है, बिंदु है। तो जब क्यों, यहाँ भी वही है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगा हुआ है, तो चूंकि शिरोरेखा के ऊपर में जब कोई मात्रा रहता है तो उतना पर्याप्त स्थान जगह नहीं होता है कि वहां हम इस चंद्र बिंदु का प्रयोग करें। इसलिए इसका छोटा रूप यानी कि वो जो चंद्रमा के आकार का जो चिन्ह है उसको हटा देते हैं
और सिर्फ बिंदु का प्रयोग करते हैं, इसलिए अनुनासिक को अनुनासिक का छोटा भाई या छोटा रूप कहें अनुस्वार होता है। इसका छोटा ही रूप है अनुस्वार। इसके आकार को अगर हम हटा दें तो फिर ये बिंदु आ जाता है। इसलिए हम वहां जब शिरोरेखा के ऊपर में रहता है कोई भी मात्रा, तो वहां हम चंद्र बिंदु न लगा करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये एक बात हो गया, इनका यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गया कि चूंकि शिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम चंद्र बिंदु लगाए। और इस शब्द का उच्चारण करके भी हम देखते हैं अनुनासिक क्यों लगा, क्योंकि इसका उच्चारण कर हम देख रहे हैं कि पहले मुंह और फिर पीछे पीछे नाक से भी इसकी ध्वनि, इसकी आवाज आती है। चांद, च आ द, चांद। दांत, द आ त, दांत। गांव, ग उसके बाद आ, नाक से भी ध्वनि निकालते हैं ग के बाद, उसके बाद फिर त बोलते हैं, दांत, गांव। ये क्लियर हो गया। अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो शिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं है, फिर यहाँ अनुस्वार का प्रयोग क्यों किए? तो अनुस्वार का प्रयोग इसलिए किए, आप लोग मेरा वीडियो अनुस्वार या अनुनासिक वाला देखिएगा तो उसमें हम बताए हैं कि अनुस्वार जो है ये पंचमाक्षर यानी वर्ण का जो 5वां अक्षर है वो अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण यहाँ पे ये अनुस्वार लगा है। ये अनुस्वार क्या है? पंचमाक्षर के रूप में ये परिवर्तित होकर आ रहा है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग का ये 5 वर्ण है। 5वां वर्ण कौन है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। 5वां वर्ण हो गया क, अंग। जब ये 5वां वर्ण अपने ही वर्ग के चारों वर्ण से पहले आता है, यानी अंगा क, अंगा ख, अंगा ग, अंगा घ, अगर इस तरह से शब्द है तब हम वहां क्या करते हैं, इस पंचम वर्ण अंगा को क्या में परिवर्तित कर देते हैं? अनुस्वार में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ चंद लिखा हुआ है तो च, उसके बाद क्या है? द। द का पंचमाक्षर क्या है? त, थ, द, ध, न। तो इसका अगर हम अनुस्वार है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? न। तभी तो फिर हम इसको परिवर्तित करेंगे अनुस्वार में। चूंकि न है ये, उच्चारण करके भी आप देखिए, चंद, च न तब द बोलते हैं, चंद। इसलिए ये जो पंचमाक्षर है ये अपने ही वर्ग के पहले आ गया है, इसलिए ये जो है पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल जाता है और तब फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं। ये भी लिखना सही है। चंद ऐसे भी लिख सकते हैं, चंद ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से चंद लिखते हैं तो ये गलत नहीं होगा। जैसे दंत, अब दंत है, ये भी क्या है? त है यहाँ, त थ द, उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? पहले देखिए उच्चारण करके, दंत, द न, आधा न है इसलिए इसका द न त नहीं बोलेंगे, दनत। आधा न है, स्वर रहित है, इसलिए इसको एक मात्रा का समय देंगे, दंत। तो न बोल रहे हैं। न क्यों बोल रहे हैं इसका उच्चारण? क्योंकि इसका त थ द ध न, इसका पंचमाक्षर न है, इसलिए यहाँ इस अनुस्वार का उच्चारण न होगा। अब आप लोग को यह भी कंफ्यूजन हो जाता होगा कि कहीं कहीं अनुस्वार का अंग हो रहा है, कहीं न हो रहा है, कहीं म हो रहा है, कहीं टवर्गी न हो रहा है, कहीं इ हो रहा है। इसी कारण इसका अनुस्वार का उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे संबंध, संबंध। अब यहाँ देखिए अनुस्वार का उच्चारण क्या कर रहे हैं? सम, है ना? स के बाद म बोल रहे हैं। म क्यों इसका उच्चारण यहाँ हो रहा है? क्योंकि प फ ब भ म, प फ ब भ म, इसका 5वां वर्ण क्या हो गया? म, इसलिए इसका उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है? स्वर रहित म का। अब सम ब बंध,
ब के बाद फिर आधा न का उच्चारण कर रहे हैं, स्वर रहित। तो क्यों उच्चारण हो रहा है यहाँ पे अब इस अनुस्वार का? यहाँ म कर रहे हैं, यहाँ न क्यों कर रहे हैं? चूंकि त थ द ध न, ये इसका पंचमाक्षर न है, इसलिए इस अनुस्वार का उच्चारण न होगा, यहाँ न होगा। इसलिए ये लिखा रहा है संबंध। संबंध को हम ऐसे लिखें या फिर संबंध को हम ऐसे लिखें, कोई गलत नहीं हो सकता है, दोनों सही है। लेकिन शॉर्ट फॉर्म में जब जल्दी लिखना है तो आदमी संबंध ऐसे ही लिख देगा। अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो इस अनुस्वार का हम यहाँ म और इस अनुस्वार को यहाँ हम न में विच्छेद करेंगे। इसलिए अनुस्वार का जो है उच्चारण अलग अलग होता है। कारण यही है कि ये पंचमाक्षर अनुस्वार में बदल गया है। यहाँ पर पंचमाक्षर, ये अनुस्वार जो है ये पंचमाक्षर के रूप में आ रहा है, इसलिए इसका उच्चारण अलग अलग होता है। और शिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, अनुनासिक का प्रयोग नहीं हो रहा है। समझ में आ गया होगा हमको लगता है कि यहाँ पे अनुनासिक और अनुस्वार का प्रयोग क्यों हुआ। ये भी यहाँ भी च है, द है, यहाँ भी च और द है, च में आकार लग गया है, वहां पे नहीं है, लेकिन यहाँ अनुस्वार, अनुनासिक और यहाँ अनुस्वार है। कारण वही है, शब्द का उच्चारण कर कर हम देखते हैं, अगर मुंह के बाद फिर हम नाक से भी ध्वनि निकालते हैं, इसका मतलब है कि वहां पे अनुनासिक लगेगा। और अनुनासिक वही लगता है जब शिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा नहीं हो। अगर कोई मात्रा लगा होता है शिरोरेखा के ऊपर में, तब वहां हम अनुनासिक का प्रयोग न करके अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे कि में, क्यों, अभी दोनों यहाँ भी है, क्यों, नहीं, ये सब में शिरोरेखा के ऊपर में मात्रा लगा हुआ है, इसलिए वहां अनुनासिक न होकर के अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। दूसरा रूप है अनुस्वार का प्रयोग करने में कि जब पंचमाक्षर को जब हम नहीं लिख करके अनुस्वार में बदल देते हैं, तब वो ऐसे लिखा जाता है। अब जैसे ये पंचमाक्षर है, अगर मान लिया अभी हम क्या लिए यहाँ पे, ये तो चंद है, कखा का अंगा, अंगा का कोई नहीं लिया है। हाँ, जैसे मान लीजिए गंगा, अब गंगा है, गंगा को हम ऐसे, ये ग के पहले है अनुस्वार, तो ग का पंचमाक्षर क्या है? ग का पंचमाक्षर है अंगा। कैसे लिखाएगा ये? ग अंगा। अब यहाँ अनुस्वार का क्या ध्वनि निकाल रहे? अंग, ग अंग गा, गंगा। तो यहाँ पे ये अंगा का हो गया, यहाँ पे न था, यहाँ पे म और न दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो जब पंचमाक्षर को हम पंचमाक्षर न लिखते हैं, तब हम वहां पे अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हमारा, जो इनका कंफ्यूजन था, ये हम समझते हैं कि इनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर हमारा वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो, इसमें कुछ भी समझ आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।